गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर तक हमने ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है साइटोसोल में जो परफॉर्म करवाया जाता है, दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो 2 पायरुवेट बनाए जा रहे हैं, वहां तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। तो जो रेस्पिरेटरी पाथ है, इस रेस्पिरेटरी पाथ में स्टूडेंट्स आपने अब तक डिस्कस कर लिया है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से फाइनली आपने कहा जो ग्लूकोज है दैट इज द हेक्सोज शुगर, और इस हेक्सोज का कन्वर्जन ट्रायोज में आपने करवा लिया है, दैट इज द पायरुवेट। ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे, और जो ग्लूकोज था वो 6C1N। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में या पार्शियल ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलाइसिस से होकर निकलता है और फाइनली बना लेता है पायरुवेट। अब स्टूडेंट्स, इस पायरुवेट के फ्यूचर पर, इस पायरुवेट के फैट पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस एरोबिक होगी या एनारोबिक होगी। तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इफ दिस पायरुवेट एंटर्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने का मतलब ये स्टूडेंट्स जा रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये एरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। अदरवाइज ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हुए एक एक्टिविटी हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं, और वो है फर्मेंटेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। फर्मेंटेशन क्लियर? तो देखिए, इससे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा, इसके लिए हम बार बार कहते आए हैं, दिस ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन रेस्पिरेटरी पाथ फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप टाइटल लिखें, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे एग्जाम में अब तक नहीं आए हैं, एक बेसिक रेफरेंस हमें जरूर क्लियर होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस ये है, ठीक है। द ग्लाइकोलाइसिस इज द मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस, और ये जो मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसमें देखिए स्पेसिफिकली हेक्सोकाइनेज जो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करता है। आपने पढ़ा है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, फर्स्ट एंजाइम हेक्सोकाइनेज। सेकंड एंजाइम आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है PFK, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको स्पीड लिमिटिंग एंजाइम और पेस सेटर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अवेलेबल करवाता है, ठीक है। फर्दर क्लीवेज के लिए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कंफर्म करेगा वो PFK करेगा। और उसके बाद में थर्ड एंजाइम आपने लिखा था पायरुवेट काइनेज PK, पायरुवेट काइनेज, और इसको स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं PK, ठीक है। तो देखो यहां से आपके पास हेक्सोकाइनेज, सॉरी हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। तो इनिशियली आप ये कह सकते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस है, the regulation is controlled by three allosteric enzymes, ठीक है। और ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, ये स्टूडेंट्स इररिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये स्टेप
फर्स्ट का एंजाइम है, ये आपको मिलेगा स्टेप नंबर 3 में, और ये स्टूडेंट्स आपको मिलेगा स्टेप नंबर 10 में। ठीक है, तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, और इस तरीके से ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेगुलेट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट रेफरेंस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसको आप कहेंगे लिंक रिएक्शन। कंडीशन क्या है, इफ पायरुवेट enters to माइटोकॉन्ड्रिया, अगर स्टूडेंट्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, इट लीड्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में अब तक आपने देखा कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, पूरे का मतलब अब तक सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही हुआ था। तो ग्लाइकोलाइसिस में O2 CO2 इंडिपेंडेंसी आपने पढ़ी है। अब देखिए पहला ऑक्सीडेटिव, पहला डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस जो है वो यहां परफॉर्म हो रहा है, CO2 बाहर आएगी, लीड्स द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और इस प्रोसेस को आप कहेंगे दिस इज द लिंक रिएक्शन, और स्टूडेंट्स इसको कहते हैं आप गेटवे पाथ या गेटवे पाथवे, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करता है, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है। तो देखो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं लिंक रिएक्शन और गेटवे पाथवे। स्टूडेंट्स लिंक रिएक्शन और गेटवे पाथवे में कैसे एक्टिविटी होती है ये आपको अब ऑब्जर्व करना है। रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस आप क्लियर कर चुके हैं। लिंक रिएक्शन और गेटवे पाथवे, और ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। देखिए यहां हो रहा है पायरुवेट, ये आप कहते हैं 3C2M, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। इसका स्टूडेंट्स कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन कंपाउंड 2M। ऑब्वियस है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना जो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां से CO2 जो है वो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं क्या हो गई, रिलीज हो गई। प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन का है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और यहां देखिए रिडक्शन हो जाएगा 2NADH 2NAD+। इस एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, या इसको आप कह देते हैं PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, ये स्टूडेंट्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। तो पायरुवेट जो था
पायरुवेट के साथ को एंजाइम ऐड होते हुए CO2 रिलीज करवा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। ये एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाता है क्रेब्स साइकिल को। तो देखिए जो पीडीसी या पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 मेन एंजाइम्स हैं। फर्स्ट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, क्लियर। एंजाइम सेकंड जो है स्टूडेंट्स, ये है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्टली आपको पूछा नहीं जाएगा, एंजाइम जरूरी नहीं है सारे पूछे, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स में आप कहेंगे 3 मेन एंजाइम्स प्लस 5 कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां एनसीईआरटी 2 कोफैक्टर्स आपको वहां मेंशन करके दे रही है, तो बाकी के हमें पता करने हैं कि कोफैक्टर्स कौन से होंगे। एंजाइम थर्ड जो होगा वो है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम थर्ड, और ये होगा डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। ये 3 मेन एंजाइम्स हैं। थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP, लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम A, और उसके बाद NAD प्लस एंड FAD। ये स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स हैं। जो 5 कोफैक्टर्स मैं आपको कह रहा था, ये कोफैक्टर्स। पर्टिकुलर एंजाइम का कौन सा कोफैक्टर होगा ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का कोफैक्टर आपके पास TPP है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। जो डाइहाइड्रोक्सीलिपोइक डिहाइड्रोजनेज है, लिपोइक एसिड इसका कोफैक्टर है, साथ में कोएंजाइम। और डाइहाइड्रोक्सी जो ट्रांसएसिटाइलेज है, इसका कोफैक्टर आपके पास NAD और FAD प्लस है। एनसीईआरटी ने कोएंजाइम मेंशन किया है, NAD मेंशन किया है, FAD मेंशन किया है, तो हमें बाकी के सब भी पता होने चाहिए। हालांकि कंप्लीट आपसे जो डिस्क्रिप्शन है वो इसका नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको एक क्लियर कट आइडिया जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। साइट क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स पोर्शन है, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम इसमें गेन कर लिया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ decarboxylation of aerobic respiration, तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 NADH है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर 6 ATP प्रोवाइड करेंगे। अब हमें यहां से ही लिंक करना है सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। स्टूडेंट्स, सिट्रिक एसिड साइकिल या इसको आप कह सकते हैं क्रेब साइकिल,
सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथ है क्रेब्स साइकिल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रेब, डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रेब। जर्मन बॉटनिस्ट ये थे, बायोकेमिस्ट थे, और इनको इसके लिए अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1953। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी। 1953 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1953 में इस डिस्कवरी के लिए, जो सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल है, इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल दिया गया। क्लियर? इसका साइट अगर स्टूडेंट्स आप देखें, साइट आप कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आप जानते हैं यूकैरियोट्स के केस में परफेक्ट है। जो यूकैरियोट्स हैं, उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये रिएक्शन कंप्लीट करवाई जा सकती है। तो प्रोकैरियोट में ये कहां परफॉर्म करवाई जा सकेगी? ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के केस में आप कह सकते हैं इन साइटोसोल। प्रोकैरियोट्स, in prokaryotes, the citric acid cycle will occur in the cytosol or cytoplasm. ये साइटोसोल में और साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स परफॉर्म करवा ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस होता क्या है। आप ये कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम इसमें एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ईच एसिटाइल कोएंजाइम दैट इज एंटरिंग इन दिस साइकिल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये नेट रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। नेट रिजल्ट के फॉर्म में यहां से मिलेगा ईच एसिटाइल कोएंजाइम दैट इज एंटरिंग इन द साइक्लिक पाथवे और साइकिल दैट विल प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है हर एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स, दे आर द 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 2 सक्सेसिव स्टेप्स, ये आप वैसे भी ध्यान रखें, ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और देखिए इससे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों आपने पढ़ रखा है, जो लिंक रिएक्शन कनेक्ट करता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट पाइरुवेट है, उस पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो वहां एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो अल्टीमेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन विल अकर एट लिंक रिएक्शन या इन लिंक रिएक्शन, एंड अदर 2 जो बाद के 2 हैं वो कहां मिलेंगे आपको? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। इसके साथ साथ आप ये कहेंगे ये बनाते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स स्टूडेंट्स यहां से बनते हैं और ये इंटरमीडिएट्स हैं NADH एंड FADH। NADH और FADH जो हैं ये ऑक्सीडाइज होंगे ETS के थ्रू। दीज इंटरमीडिएट्स विल ऑक्सीडाइज थ्रू ETS, और ETS के थ्रू जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो फाइनली आप कहेंगे यहां से आपको मिलता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इधर इसके अलावा आप अगला पॉइंट देखें, जो NADH और FADH है ये एनर्जी इंटरमीडिएट ATP बनाते हैं, लेकिन यहां डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोराइलेशन। ये इनिशियल लेक्चर्स में मैं इसमें क्लियर कर चुका हूं आपको कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, मींस डायरेक्ट ATP भी बनता है,
और ETS लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके थ्रू स्टूडेंट्स GTP और ATP बनता है। ठीक है, ये सक्सेनाइल थायोकाइनेज एंजाइम जो है उसके आइसोफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। ADP डिपेंडेंट अगर होगा तो ATP बनेगा, GDP डिपेंडेंट होगा तो GTP बनेगा। ये एक अकेला क्रेब्स साइकिल का एक अकेला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन है, और ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया। इस बार के एग्जाम में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो GTP और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल जो है वो अपने आप में एक मेजर पाथवे आप कह सकते हैं। क्रेब्स साइकिल इज द मेजर पाथवे और पाथ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसका मेजर पाथ जो है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली मल्टी स्टेप रिएक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस है, और उसमें NADH और FADH जो हैं वो आप ये कहेंगे एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन भी वहां होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रोसेस पे या रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए प्रोसेस और रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करने के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूं। इससे पहले आपको एक इसका इक्वेशन सेट कर लेना चाहिए जिससे आप बहुत इजीली इसको कर सकें। CCI अल्फा SS FMO। क्लियर, ये आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें बनता है। क्लियर, फर्स्ट इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज द सिट्रिक एसिड। उसके बाद से सेकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड यहां बनता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस यहां एक परफॉर्म करवा लिया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करवाए जाने का मतलब CO2 रिलीज होगी। तो एक तरीके से एक फॉर्मूला आप सेट कर लें, बहुत इजीली आप इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से भी फर्दर जब सक्सेनाइल कोएंजाइम बनता है तो एक और CO2 स्टूडेंट्स यहां से रिलीज हो जाती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सेकंड स्टेप ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको कहा था 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। यहां देखिए साथ में प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी NADH के फॉर्म में। तो मैं इनको दोनों को साइड में लिख देता हूं। देयर विल बी द रिलीज ऑफ CO2 in 2 successive steps। ये हो गया। यहां बनेगा स्टूडेंट्स NADH। क्लियर, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड। इसके बाद देखिए ये जो है स्टूडेंट्स ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है, और जैसा अभी आप बात कर रहे थे GTP या फिर यहां बनेगा ATP। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे यहां बनेगा FADH2 या FADH, और ये जो है वो अपने आप में इसलिए स्पेसिफिक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है, और ये एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब बनता है तब स्टूडेंट्स यहां आप कहेंगे फॉर्मेशन हो जाएगा NADH। क्लियर, तो ये एक आपके पास इक्वेशन टाइप है जिससे आप कंप्लीट सिट्रिक एसिड साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं। CCI देखिए ये जो है वो स्टूडेंट्स 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आप ये कहेंगे 6 कार्बन कंपाउंड है और यहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ये एक डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के बाद 5 कार्बन ऑब्टेन आपको होगा, और उसके बाद फर्दर अगर आप देखते हैं तो सारे ये जो हैं वो आपको मिलेंगे 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर, सो स्टूडेंट्स 6 कार्बन, 5 कार्बन एंड 4 कार्बन कंपाउंड आपको ये मिल जाएंगे। CCI अल्फा SSFMO, ये स्टेप्स आपको यहां से डिस्कस करने हैं। तो देखिए साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। दिस एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है स्टूडेंट्स,
ये प्रोड्यूस किया जाता है पायरुवेट जो है उस पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। क्लियर? तो यहां सबसे पहले जो रिएक्शन होगी ये एसिटाइल कोएंजाइम प्लस H2O वाटर की प्रेजेंस में यहां कंडेंसेशन होता है। किसके साथ कंडेंसेशन होगा? तो यहां स्टूडेंट्स आपके पास है ऑक्जेलो एसीटेट। क्लियर? अब देखिए समझने वाली बात इसमें यही है, जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसीटेट क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, OAA आप इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं। क्लियर? यहां एसिटाइल कोएंजाइम जो आपको मिला है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इधर लिख देता हूं 2C। वैसे 2 मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ही हम यहां लिख लेते हैं 2C2M। ऑब्वियस है 4C2M एंटर करेगा। अब देखिए 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट एंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम, तो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट इसका आएगा फर्स्ट वो है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड स्टूडेंट्स 6 कार्बन कंपाउंड है। तो आपके पास जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ? 6C2M। ठीक है? यहां सिट्रिक एसिड जो है वो बन रहा है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी आप कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। या फर्स्ट प्रोडक्टिव फॉर्म में सिट्रिक एसिड यहां बन गया। सिट्रिक एसिड से यहां स्टूडेंट्स सिस एकोनेटिक एसिड या सिस एकोनेटेट बनता है। मैं पहले सारे स्टेप्स लिख रहा हूं। एकोनिटेट या सिस एकोनेटिक एसिड। क्लियर? और आपको इजी रहेगा ये वैसे भी, देखिए क्योंकि सारा मैंने उधर मेंशन कर रखा है। उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट, ये आप कहेंगे आइसोसिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है? सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद स्टूडेंट्स सक्सिनिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड, और इसको आप लिख सकते हैं सक्सिनेट। उसके बाद फ्यूमेरेट, फ्यूमेरिक एसिड। देन आप कहेंगे मैलेट और मैलिक एसिड। ठीक है? और फाइनली स्टूडेंट्स आप कह देंगे ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये एग्जैक्टली स्टेप्स हैं इसके। जो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है, दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड जस्ट आफ्टर एंटरिंग इट विल कन्वर्ट्स इनटू द 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। क्लियर? तो इसमें ये स्टेप्स जो हैं वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस होने वाली हैं उनको इसमें मेंशन कर सकते हैं। आप कहेंगे सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड। आपने अभी कहा था आइसोसिट्रिक एसिड के बाद यहां CO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे, 2 CO2 देन 2 CO2। जबकि हमने क्या लिया है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहां स्टूडेंट्स जो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है वो है फॉर्मेशन ऑफ NADH, 2 NAD प्लस, और इससे फाइनली बन गया आपके पास 2 NADH। क्लियर?
इस तरीके से आइसोसिट्रिक एसिड तक तो आप ये देख सकते हैं, आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड था 6C2M, ये भी आप कहेंगे 6C2M। हर एक स्टेप का परफेक्ट रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना, आपने कहा डीकार्बोक्सिल हो गया, तो 5 कार्बन कंपाउंड ये बना 5C2M। क्लियर? ये स्टूडेंट्स 5C2M आपके पास आ गया। और अब देखिए कोएंजाइम जो है, सक्सिनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां आप एंट्री करवा दीजिए सबस्ट्रेट के साथ कोएंजाइम। ठीक है, और यहां से वो ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस आप कह रहे हैं, ऑब्वियस है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड एंड देयर द फॉर्मेशन ऑफ 2NADH 2NAD+। क्लियर है? उसके बाद सक्सिनिक एसिड, तो देखिए स्टूडेंट्स सक्सिनाइल कोएंजाइम यहां 4 कार्बन कंपाउंड आपके पास आ जाएगा 4C2M, क्योंकि आपने कहा एक और डीकार्बोक्सिलेशन यहां हुआ है। फर्दर ये सारे जो हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड ही होंगे 4C2M। ये फ्यूमेरेट भी आप कहेंगे 4C2M, देन मैलेट 4C2M, ऑक्सिलो एसीटेट आप जानते हैं 4C2M। सो फर्स्ट रिएक्शन यहां जो है वो स्टूडेंट्स ये होगा, फर्स्ट रिएक्शन अगर नंबरिंग आप करना चाहें तो आप ये कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन ये होगी, दिस विल बी द फर्स्ट रिएक्शन, द कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सिलो एसीटेट एट एसिटाइल कोएंजाइम टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। क्लियर है? यहां आगे देखिए, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना है, इसमें स्टूडेंट्स कोएंजाइम, और ये देखिए फर्स्ट, इस प्रोसेस का फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसमें हम कह रहे हैं GTP और ATP, इट विल कम्स फ्रॉम द GDP और ADP। ये मैंने आपको बताया था, जो एंजाइम है उस पर डिपेंड करता है, एंजाइम के आइसोफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। फर्दर यहां आप देखेंगे FAD+। क्लियर? FADH2 का फॉर्मेशन हो गया और FADH ये बन गया। उसके बाद फ्यूमेरेट से मैलेट फॉर्मेशन पे आप आ जाइए। फ्यूमेरेट से मैलेट फॉर्मेशन, तो यहां भी आप कह सकते हैं H2O एंट्री होती है। वैसे H2O की एंट्री स्टूडेंट्स सिस एकोनिटेट के बाद ही हो जाती है। यहां भी एक H2O एंट्री, प्रोसेस में वाटर यूटिलाइज हो रहा है, मैलेट। अब मैलेट से जब फाइनली आपके पास बना ऑक्सिलो एसीटेट, तो यहां भी डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ये हटा देता हूं स्टूडेंट, मेरे पास स्पेस कम है। यहां आप कहेंगे, इधर लिख रहा हूं 2NADH 2NAD+। ठीक है, ये लीजिए 2NADH, और ये जो है वो इसका एक तरीके से लास्ट स्टेप होगा। ये स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप होगा। तो देखो कंडेंसेशन हुआ, ये लीजिए, ये परफेक्ट आपके पास क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इसमें हमें कौन सा स्टेप क्या है ये डिस्कस करना है, और उसके साथ साथ उसका एंजाइमेटिक फॉर्म डिस्कस करना है। तो देखिए ये मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट आप कहेंगे कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स सीट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है, ये पहले नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट
ये इसका रिएक्शन सेकंड होगा। इसको 2A और 2B आप कह सकते हैं, ये भी रिएक्शन सेकंड है, 2B कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं 2A। ठीक है, ये स्टूडेंट्स रिएक्शन नंबर 3, दिस विल बी द रिएक्शन नंबर 4, दिस विल बी 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सीट्रेट सिंथेज। तो पहले मैं स्टेप्स लिख देता हूं, उसके बाद वाटर को रिलीज आप करवा रहे हैं। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, स्टार लगा के मेंशन कर लें। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये स्टूडेंट्स हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? सिमिलरली द स्टेप नंबर 4 इज ऑल्सो द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये आप जानते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में हो जाएगा। उसके बाद फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेप को मैं कह सकता हूं ये हुआ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, और आप ये जानते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, SLP, जैसा मैंने अभी मेंशन किया था, इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, और इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इधर आप कहेंगे हाइड्रेशन एंड फर्दर डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? एंजाइम लिख देते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस में सीट्रेट सिंथेज, सीट्रेट सिंथेज, ठीक है, ये एंजाइम हुआ। एकोनिटेज जो है वो सक्सेसिव प्रोसेस करवाएगा। एकोनिटेज, एकोनिटेज, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है यहां, आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 6 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड में एंट्री हो रही है। तो यहां स्टूडेंट्स आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आप मेंशन करेंगे। एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये होगा। यहां अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टूडेंट्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में होने वाला है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं अल्फा कीटो, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है यहां, ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज। उसके बाद स्टूडेंट सक्सिनाइल को एंजाइम बन जाता है। तो यहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ऑब्वियस है, 1 कार्बन फिर कम हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड आपको मिल गया। सक्सिनाइल को एंजाइम से अब सक्सिनिक एसिड बन रहा है। इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आप ध्यान रखें, सक्सिनाइल थायोकाइनेज, ठीक है, थायोकाइनेज।
और इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि इसके 2 आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडीपी डिपेंडेंट और जीडीपी डिपेंडेंट होता है, आगे भी बात करेंगे। यहां जो डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है, इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट जो करता है, प्रोसेस को कैटेलाइज करवाता है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक इसलिए है, बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अकेला एंजाइम ऐसा है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर लोकेट करता है, और ये इन बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस एक लिंक भी स्टेब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रेशन की एक्टिविटी हो रही है, तो यहां आप कहेंगे फ्यूमेरेज, यहां एंजाइम है फ्यूमेरेज, और यहां आप कह सकते हैं मैलेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स में हमने इसको ड्रॉ किया है। हर एक स्टेप में होने वाले जो चेंजेज हैं उन सबको मेंशन किया है, किस टाइप का रिएक्शन होगा ये भी मैंने यहां लिख दिया है। अब देखो इसका एनर्जी पूल हम काउंट करते हैं कि कहां से एनर्जी इंटरमीडिएट्स कितने आ रहे हैं। तो आप अगर ये देखेंगे, सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं 2NADH। अब देखिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। इट इज बिलीव्ड दैट 1NADH that will oxidize through the ATS provide the 3 ATP. कितने ATP प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स? 3 ATP. 1FADH that will oxidize through the ATS will provide 2 ATP. ठीक है, तो ये ATP का फॉर्मेशन जो है वो ETS के थ्रू होने वाला है। तो यहां हम जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनके बिहाफ पे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो क्रेब्स साइकिल से मिलने वाली है। तो देखिए यहां आपके पास 2NADH है, इसका मतलब आप कह सकते हैं 6 ATP। सिमिलरली यहां भी आपके पास 2NADH है, और यहां भी स्टूडेंट्स इसके लिए आप कह सकते हैं 6 ATP। ठीक है, ये फिर से आपके पास 2NADH है, आप कहेंगे 6 ATP। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत क्लियर है, पूरे प्रोसेस में इस पूरे प्रोसेस में बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है इनटू 3। तो ये आपके पास कितने ATP आ जाएंगे? 18 ATP। इसी तरीके से आप देखिए FADH का फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रहा है, और ये 2 बनेंगे 2FADH। ऑब्वियस है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम एंटर कर रहे हैं, तो आपको यहां 2FADH मेंशन करना है। इससे आपको पता है पर मॉलिक्यूल 2 ATP फॉर्मेशन होता है, सो यहां से बन जाएंगे आपके पास 4 ATP। ठीक है, ये कैलकुलेशन इंटरमीडिएट्स की है। इसके बाद सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है, तो डायरेक्ट बनते हैं 2 ATP, और स्टूडेंट्स आप इसको कहेंगे JTP। ये 2 ATP और GTP। ठीक है, तो ये परफेक्ट कैलकुलेशन है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं 24 ATP कैन प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। तो यहां मैं कैलकुलेशन जो मेंशन कर रहा था 6 ATP फ्रॉम 2NADH, 6 ATP फ्रॉम 2NADH, 6 ATP फ्रॉम 2NADH। ATP और GTP यहां जो बन रहे हैं ये भी स्टूडेंट्स 2 ATP प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रोसेस जो है, रिएक्शन जो है, साइकिल आप जानते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम एंटर करते हैं, तो ऑब्वियस है ये 2 टाइम कंप्लीट होगा, तो आप ये कहेंगे 2 GDP और GTP ADP विल प्रोड्यूस 2 GTP और ATP। तो यहां से आ गया, और जो FAD है आपके पास ये फिर बना देंगे 2 ATP। अब देखिए ये कंप्लीट एक एनर्जी पूल आपके पास बनेगा, और इस एनर्जी पूल में
या एटीपी पूल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना हो गया, उधर मैंने मेंशन कर दिया है 18 4, सॉरी इससे 4 आएगा ना, 2 एटीपी पर मॉलिक्यूल, 4 22 24 एटीपी, 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें से आप कैटेगराइज कर सकते हैं 22 ATP through ETS, ETS level, phosphorylation, ETS लेवल के phosphorylation से आएंगे, एंड 2 ATP ये आप कहेंगे कहां से आ रहे हैं, SLP और सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation। ये जो है इसको आप कह सकते हैं ये है एनर्जी पूल और एटीपी पूल। क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट रिएक्शन आपके पास है। अब देखिए यहां जो एटीपी और एनएडीपी, एटीपी फॉर्मेशन के लिए एनएडीएच और एफएडीएच बन रहे हैं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कहां, माइटोकॉन्ड्रियल एटीएस में। तो माइटोकॉन्ड्रियल एटीएस को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए डेफिनेटली एनएडीएच और एफएडीएच की रिक्वायरमेंट है। ये अगर नहीं बनेंगे तो वहां माइटोकॉन्ड्रियल एटीएस ऑपरेट नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रियल एटीएस पर अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो फिर से आप ये कह सकते हैं एक तरीके से बैकअप एटीएस को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, जो क्रेब्स साइकिल है वो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनाने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्पेसिफिक एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, दैट प्रोवाइड द बैकअप टू ऑपरेट और रेगुलेट द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये इधर आप कह रहे हैं एनर्जी बैलेंस चार्ट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल से ये एनर्जी चार्ट या एनर्जी बैलेंस आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं। देखिए क्रेब साइकिल में आपको पूछा जाता है, ये मैंने लिखा फर्स्ट रिएक्शन कंडेंसेशन है, क्लियर। 6 कार्बन कंपाउंड सीट्रेट बन गया, सिट्रिक एसिड बन गया। ये जो सीट्रेट बना है या सिट्रिक एसिड जो स्टूडेंट्स बना है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, लेकिन आप ये कहेंगे फर्स्ट रिएक्टेंट इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है। ऑक्जेलो एसीटेट आप ये कहेंगे किसके साथ कंडेंस हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, तब जाके सिट्रिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑक्जेलो एसीटेट जो है उसको रीजनरेट करना या उसको बनाना जरूरी है, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली सिट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो यहां से आपके पास सिट्रिक एसिड के बाद फर्दर रिएक्शंस ये आपको दे रखी हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था, देयर आर द 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहां देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं स्टेप नंबर 3rd and 4th, 3 and 4, 2 successive steps of oxidative डीकार्बोक्सिलेशन। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एंजाइम्स वगैरह सब मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद एनसीईआरटी जो एक्सप्लेनेशन दे रही है ना, देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एनसीईआरटी जो एक्सप्लेनेशन दे रही है उसमें क्या किया गया है, उसमें जो एक लिंक रिएक्शन का है, एसिटाइल कोएंजाइम बनने से पहले जो प्रोसेस होती है वो लिंक रिएक्शन है, उसमें भी एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो एनसीईआरटी ने उसको इन्वॉल्व करते हुए ही एरोबिक रेस्पिरेशन में अपनी डिटेल लिखी है। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के स्टेप नंबर 3 and 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 यहां स्टूडेंट्स जो है वो क्या होता है, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बार बार मैं बता रहा हूं, नीट 2020 में ये क्वेश्चन था, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद एक स्पेसिफिकेशन आपके पास है स्टेप नंबर 6 का, इसमें डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। स्टेप नंबर 6, इसमें आप मेंशन कर लें स्टूडेंट्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द लिंकर एंजाइम। डिहाइड्रोजनेज, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होगा, दिस विल बी द लिंकर एंजाइम। ये लिंकर एंजाइम है। लिंक एस्टैब्लिश द लिंक इन बिटवीन द क्रेब साइकिल एंड ईटीएस, क्योंकि ईटीएस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की तरह बिहेव करता है। यहां आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको कह रहे हैं वो है लोकेट एट
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक अकेला ऐसा एंजाइम है एक्सेप्ट द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसको एसडी एंजाइम भी हम बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एसडी एंजाइम जो है, इसके अलावा बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। क्लियर, ये स्टूडेंट्स स्पेसिफिकेशन इसका है। एंड ऑल्सो एक्ट एज द कॉम्प्लेक्स सेकंड इन एटीएस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स सेकंड की तरह भी ये बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 8 जो है, लास्ट है, जो ऑक्सिलो एसीटेट जनरेट कर रहा है मैलेट से, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, यहां से भी एटीपी का सॉरी एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल का। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ओवरऑल प्रोसेस को देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। ईटीएस से पहले का जो प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस में बोल रहा हूं, उसको ओवरऑल प्रोसेस को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम एनसीईआरटी का जो कंटेंट इसमें लिखा है सिट्रिक एसिड साइकिल के रेफरेंस में और एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में वो पढ़ेंगे, और फाइनली आपको सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का रेगुलेशन पढ़ने को मिलेगा। आप बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर, तो देखिए सॉरी ओवरऑल रिएक्शन बाय द एंटरिंग ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन ग्लूकोज। ठीक है, आप जानते हैं इससे स्टूडेंट्स आपके पास बनता है पायरुवेट, पायरुवेट से स्टूडेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम से फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम की एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल में। यहां से आप कहिए एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स देखने होंगे हमें, इसलिए देखो सबसे पहले आपको हो 6C1M, फिर पायरुवेट पे आओ, पायरुवेट के लिए आप कहेंगे है 3C2M, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम पे आइए, एसिटाइल कोएंजाइम 2C2M, लेकिन इसके साथ आपको पता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटेट कंडेंस होता है 4C*2M। तो हम जानते हैं ये सिट्रेट बनाता है या सिट्रिक एसिड बनाता है, जैसा आपने मेंशन कर रखा है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑब्वियस इस प्रोसेस में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे, 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है, सो 4 CO2, 2 ATP और GTP जो डायरेक्ट बन रहा है, 2 FADH एंड 6 NADH। ये स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में पूरा बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस में देखिए फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, शायद फ्रेम में नहीं है ये। 4 CO2, 6 NADH, 4 2 FADH एंड 2 ATP और GTP। ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स होती है।
ठीक है, ये ओरल रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। क्लियर? इस ओरल रिएक्शन को आप कहेंगे ओरल रिएक्शन आफ्टर द एंट्री ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस होता है। इसमें देखिए आपको यहां से 4 ATP मिलेंगे, 4 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसमें से आप 2 ATP कंज्यूम कर लेंगे, मतलब 2 ATP यहां कंज्यूम हो जाएंगे, 2 ATP, और साथ में आपको यहां क्लियर होना चाहिए 2 NADH का फॉर्मेशन यहां हो जाता है। इस प्रोसेस में भी आप जानते हैं 2 NADH आप प्रोड्यूस करवा लेते हैं, 2 NAD प्लस। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लिंक रिएक्शन है। ये आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस है। और अब फाइनली जो ग्लाइकोलाइसिस का NADH है, लिंक रिएक्शन के NADH है, और क्रेब्स साइकिल के NADH और FADH है, इन सबको ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज करवा लिया जाएगा और फाइनली ATP गेन कर लिए जाएंगे। तो देखो NCERT पे मैं आ रहा हूं, NCERT का मैटर पढ़ लेते हैं। NCERT यहां एरोबिक रेस्पिरेशन को जो लिख रही है उसको देखिए आप। 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो यहां लिखा है पेज नंबर 231 पे। स्टूडेंट्स आ जाएं, पेज नंबर 231 पे मैं पढ़ रहा हूं और ओरल रिएक्शन को जो है वो समराइज कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial events in aerobic respiration are. तो वो कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एंटर करने से पहले वो साइटोप्लाज्म में हो जाती है और उसको आप कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब जो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया है तो ये जो प्रोसेस सारे हैं ये स्टूडेंट्स, इनका साइट क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। और इससे पहले का रिएक्शन आप पढ़ के आए हैं, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, दिस ग्लाइकोलाइसिस विल अकर इन द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोलिक रिएक्शन है। एनसीईआरटी साइटोसोल यहां लिखती है, ध्यान रखें आप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है उसको एज से पूछता है। क्रूशियल स्टेप्स पे आ रहा है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसमें स्टूडेंट्स जो लिंक रिएक्शन होती है, इस लिंक रिएक्शन में जहां पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, आप ध्यान रखें वहां से CO2 रिलीज होता है। क्लियर? और ये देखिए आपने 4CO2 कहा, 4CO2 का मतलब यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम 2CO2 रिलीज होंगे। सो एग्जैक्टली 3 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, द 1, 2 एंड 3, 2 स्टेप्स इसमें कंप्लीट होंगे एंड 1 स्टेप इसमें कंप्लीट होगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, जो पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल है उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो आप ये कहेंगे CO2, CO2 एंड CO2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ये रिलीज कर देगा। सो in aerobic respiration, just after the formation of pyruvate that will enters into the mitochondrial matrix, there will be the 3 molecules of CO2 released during oxidative decarboxylation. फिर कह रहे थे passing on of the electrons removed as the part of hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP. ये इस स्टेटमेंट से आपको ETS एक्सप्लेन करना चाह रहा है और उसमें ये कह रहा है जो हाइड्रोजन एटम जो है, the passing of the electrons removed as the part of hydrogen atom
तो NADH और FADH जो है वो उनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक ट्रांसफर किए जाएंगे और साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP हो जाएगा। क्लियर? What is interesting to note is that the first process take place in the matrix of the mitochondria while the second process is located at the inner membrane of the mitochondria। तो फर्स्ट स्टेप, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये कह रहा है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और इसके बाद का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स ये परफॉर्म करवाया जा रहा है ETS में। ठीक है, ये ETS में परफॉर्म करवाया जा रहा है। फाइनली जो रिएक्शन दे रखी है देखो, पायरुविक एसिड लिखा है कोएंजाइम प्लस NAD प्लस मैग्नीशियम की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आप जानते हैं मैग्नीशियम उसका एक्टिवेटर होता है, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 NADH H प्लस, ये एग्जैक्टली आपको लिंक रिएक्शन दिया है, लिंक रिएक्शन को यहां मेंशन करके दिया है। और अब फाइनली ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आपको दे रखी है, पूरा साइकिल ड्रॉ कर रखा है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ मेन स्टेप्स लिए हैं, सिट्रेट जो है उस सिट्रेट से सीधा आपको अल्फा कीटो ग्लूटारेट बता रहा है, 6 कार्बन कंपाउंड से यहां से ये 5 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन बता रहा है, ये स्टेप्स वहां नहीं लिखे हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सीधा आपको सक्सेनिक एसिड दे रखा है जो 4 कार्बन कंपाउंड है और यहां से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हुए, मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हुए प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो यहां एक जो पॉइंट ATP और GTP फॉर्मेशन से रिलेटेड है इसको मैं पढ़ रहा हूं, बाकी सब जनरल रेफरेंसेस हैं। देखिए ये कह रहा है पेज नंबर 232 पे पढ़िए आप, in the remaining steps of citric acid cycle succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid allowing the cycle to continue during the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, during the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, step number 5 पे आप फोकस करिए। ठीक है, during the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid a molecule of GTP is synthesized, this is a substrate level phosphorylation. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also, there are the 3 points in cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2. ठीक है, ये सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं। 3 points 666 ATP जहां से आ रहे हैं, 3 points वो हैं जहां आपके पास NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ये रहा 1 2 3। FADH का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ये रहा 2 FADH 4 ATP और 2 ATP एंड GDP। तो ये यहां ये कह रहा है कि कपल्ड रिएक्शन होती है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए जो सक्सिनाइल थायोकाइनेज है, इस थायोकाइनेज के इस एंजाइम के आइसोफॉर्म्स होते हैं, आइसोफॉर्म्स, और इसमें जो आइसोफॉर्म्स हैं वो ADP और GDP डिपेंडेंट होंगे। स्टूडेंट्स आइसोफॉर्म ADP एंड GDP डिपेंडेंट होंगे। ADP और GDP डिपेंडेंट जो आइसोफॉर्म्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग GTP और ATP बनता है। इवन आप ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्टिंग्विश करने वाला या उनको डिस्टिंक्ट करने वाला, ये जो पूरा साइकिल है इसको प्लांट्स और एनिमल्स में अगर आप डिस्टिंक्ट करें तो एक अकेला स्टेप ये है जहां से आप देख सकते हैं यूजुअली इन प्लांट्स देयर द फॉर्मेशन ऑफ GTP while in the in plants the formation of ATP while in the animals the formation of GTP will takes place। ठीक है, तो ATP बनेगा तो GTP कन्वर्ट हो जाएगा GDP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP के लिए दे देगा। GTP बनेगा तो ATP टूटेगा और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, वो दे देगा GDP को जिससे GTP बन सके। तो ये कपल्ड रिएक्शन होती है। क्लियर? फाइनली कह रहा है देखिए, in addition it also require the regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively। तो ये प्रोसेस कहां से हो रही है? ETS के थ्रू। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेटरी मे बी रिटन एज फॉलोज। समरी में आप देखिए पायरुविक एसिड 4 NAD प्लस, ठीक है, 3 स्टेप्स ये हैं, एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का है, 4 NAD प्लस, सिंगल मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड लिया है, ध्यान रखिए आप यहाँ पायरुविक एसिड को 2 मॉलिक्यूल्स लिखते ही 4 NAD प्लस की जगह आपको 8 करना है, 2 FAD प्लस को आप 1 लिखा है 2 कर देना है, 2 H2O 4 H2O, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये 2 है और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो CO2 6 मॉलिक्यूल्स, NADH, FADH और ATP, ये सब जो है वो कंप्लीट समरी मैंने इससे पहले भी मेंशन करके आपको बता दी थी। इसमें देखिए एक और स्टेटमेंट ध्यान रखें आप, द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल कौन होगा? ऑक्जेलो एसीटेट। फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल स्टूडेंट्स काउंट किया जाता है ऑक्जेलो एसीटेट को, जबकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इसका वो है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह दिया जाता है। क्लियर? तो ये देखिए आपके पास कंप्लीट सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल था। नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे
ETS, electron transport system or electron transport chain. Enjoy the physiology. Thank you.